प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT क्लास 11 चैप्टर 7 को डिटेल से पढ़ेंगे। और हमारे चैप्टर का नेम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, ये हमारे ओल्ड NCERT का पार्ट है। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। नगर के लोग अब यह सोचने लगे थे कि वे गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं। नगर खासकर फ्लोरेंस, वेनिस और रोम कला और विद्या के केंद्र बन गए। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए। अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे। इसी समय मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वह दूर दराज नगरों या देशों में रह रहे हो, छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी और लोग अपनी आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी व रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे थे। अब यह माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपना धर्म चुन सकता है। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया। चूँकि वे अब सौर मंडल को समझने लगे थे, नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उलट दिया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। इस विचार के पीछे यह मान्यता थी कि यूरोप विश्व का केंद्र है। 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री दस्तावेजों, पुस्तकों, चित्रों, मूर्तियों, भवनों तथा वस्त्रों से प्राप्त होती है, जो यूरोप और अमेरिका के अभिलेखागारों, कला चित्रशालाओं और संग्रहालयों में सुरक्षित रखी हुई है। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने रेनेसां शाब्दिक अर्थ पुनर्जन्म, हिंदी में पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया, जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है। स्विट्जरलैंड के ब्रिस्ले विश्वविद्यालय के इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट ने इस पर बहुत अधिक बल दिया। वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वॉन रॉके के विद्यार्थी थे। रॉके ने उन्हें यह बताया कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य है कि वह राज्यों और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वह सरकारी विभागों के कागजात और फाइलों का इस्तेमाल करे। पर बर्कहार्ट अपने गुरु के सीमित लक्ष्यों से असंतुष्ट थे। उनके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है। इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से है जितना राजनीति से। 1860 ईस्वी में बर्कहार्ट ने दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना की। इसमें उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान साहित्य, वास्तुकला और चित्रकला की ओर आकर्षित किया और यह बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार एक मानवतावादी संस्कृति पनप रही थी। उन्होंने यह लिखा कि यह संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेने और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ है। ऐसा व्यक्ति आधुनिक था, जबकि मध्यकालीन मानव पर चर्च का नियंत्रण था। इटली के नगरों का पुनरुत्थान। पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी और रोम का पोप, जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और लातिनी चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमज़ोर देश था और अनेक टुकड़ों में विभाजित हुआ था, परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी में जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग देखिए विषय 5 से व्यापार
आरंभ किया तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। यहाँ पे थोड़ा हम लोग मानचित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। आप लोग देख सकते हैं इटली रोम कितने छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। यहाँ पे टर्निशियस सागर, सिसिली, सार्डिनिया, इटली के ये सब राज्य हैं। रोम है, बोलोसोनिया है, फ्लोरेंसो है, पादुआ, वेनिस, जेनेवा, एड्रियाटिक सागर, स्विस जिसको स्विट्ज़रलैंड अब कहा जाता है, इसलिए ये सब इटली के ही राज्य हैं। इसमें इटली के नगरों में मुख्य भूमिका निभाई। अब वे अपने एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंग के रूप में ही नहीं देखते थे, बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे। नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। इनमें सर्वाधिक जीवंत शहरों में पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा था। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि में अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी। यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा, तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ का नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे। नगर राज्य। कार्डिनल गैस्पारो कोंटेनी अपने ग्रंथ द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस ने अपने नगर राज्य की लोकतांत्रिक सरकार के बारे में लिखते हैं। हमारे वेनिस के संयुक्त मंडल की संस्था के बारे में जानने पर आपको ज्ञात होगा कि नगर का संपूर्ण प्राधिकार एक ऐसी परिषद के हाथों में है जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाले संप्रांत वर्ग के सभी पुरुषों को सदस्यता मिल जाती है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूंगा कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा नियम क्यों बनाया कि सामान्य जनता को नागरिक वर्ग में, जिनके हाथ में संयुक्त मंडल के शासन की बागडोर है, शामिल क्यों नहीं किया जाए। क्योंकि उन नगरों में अनेक प्रकार की गड़बड़ियाँ और जन उपद्रव होते रहते हैं जहाँ की सरकार पर जन सामान्य का प्रभाव रहता है। कुछ लोगों के विचार इससे अलग थे। उनका कहना था कि यदि संयुक्त मंडल का शासन संचालन अधिक कुशलता से करना है तो योग्यता और संपन्नता को आधार बनाना चाहिए। दूसरी ओर सचरित्र नागरिक जिनका लालन पालन उदार वातावरण में होता है, वे प्रायः निर्धन हो जाते हैं। इसलिए हमारे बुद्धिमान और विवेकवान पूर्वजों ने यह विचार रखा कि इस सार्वजनिक नियम को बदलकर धन संपन्नता को आधार न बनाकर कुलीन वंशीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए, तथापि इस शर्त के साथ कि केवल उच्च अभिजात वंशीय लोग ही सत्ता में न रहे, क्योंकि ऐसा करने से चंद लोगों की शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी, न कि संयुक्त मंडल की। गरीब लोगों को छोड़कर सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व सत्ता में होना चाहिए, चाहे वे अभिजात वंशीय हो या वे लोग हो जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण उदात्त हो। इन सभी को सरकार चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। जी बेलेनी का दी रिकवरी द रॉलिक ऑफ द होली क्रॉस, पवित्र क्रॉस के स्मृति शेष की पुनर्प्राप्ति, चित्र 1370 की एक घटना की याद में 1500 में बना, परंतु इनमें चित्रण 15वीं शताब्दी के वेनिस का है। 14वीं और 15वीं शताब्दियाँ। 1300 इटली के पादुआ विश्वविद्यालय में मानवतावाद पढ़ाया जाने लगा। 1341 में पेट्रोक को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1349 में फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना। 1390 में जेकरी चौसर की कैंटरबरी टेल्स का प्रकाशन। 1436 में ब्रूनो लेसी ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का परिरूप तैयार किया। 1453 में कुस्तुनतुनिया के बाइजेंटाइन शासक को ऑटोमन तुर्कों ने पराजित किया। 1454 में गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइप से बाइबल का प्रकाशन किया। 1484 में पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की। 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुँचे। 1495 में लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर चित्र बनाया। 1512 में माइकल एंजिलो ने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्र बनाया।
इटली के मानचित्र में वेनिस को ढूंढिए और पृष्ठ 154 पर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आप नगर का वर्णन कैसे करेंगे? यह शहर किसी क्रीथिटल नगर से कैसे भिन्न था? यहाँ पे देखिए किस प्रकार शहर का ढांचा कितने अच्छे से बनाया गया है। ये वेनिस शहर का है और वेनिस को अगर हम लोग मैप में ढूंढना चाहें तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे वेनिस स्थित है और वेनिस में कितने अच्छे से उस समय में भी शहर का निर्माण किया गया था। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के शहरों में स्थापित हुए। 11वीं शताब्दी से पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र रहे। इसका कारण था यह कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य संबंधी थे, इसलिए वकीलों और नोटरिया, सोलिसिटर और अभिलेखापाल दोनों के कार्य करते थे कि बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि वे नियम को लिखते थे, उनकी व्याख्या करते और समझते तैयार करते थे। इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था। यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन गया। लेकिन कानून के अध्ययन में यह बदलाव आया कि उसने रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। फ्रांचेस्को पोटार्क इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पेट्रोक के लिए पूरा काल एक विशिष्ट सभ्यता थी, जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझा जा सकता है। अतः उसने इस बात पर जोर दिया कि इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। इस शिक्षा कार्यक्रम में यह अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना बाकी है और यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते। इसी नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने मानवतावाद नाम दिया। 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन विषय पढ़ाते थे। लातिनी शब्द ह्यूमैनिटीज जैसे ह्यूमैनिटीज शब्द बना है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील तथा निबंधकार सिसरो ने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, संस्कृति के अर्थ में लिया था। ये विषय धार्मिक नहीं थे, वरन उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता है। इन क्रांतिकारी विचारों ने अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया। इनमें एक नया स्थापित विश्वविद्यालय फ्लोरेंस में था, जो पेट्रोक का स्थायी नगर निवास था। इस नगर ने 13वीं शताब्दी के अंत तक व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं की थी, पर 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह बदल गया। किसी भी नगर की पहचान उसके महान नागरिकों के साथ साथ उसकी संपन्नता से बनती है। फ्लोरेंस के मानवतावादी जियोवान्नी पिको डेल्ला मिरांडोला ने ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन 1400 नामक पुस्तक में वाद विवाद के महत्व पर लिखा है। प्लेटो और अरस्तु के अनुसार सत्य की खोज करने और इसे प्राप्त करने के लिए वे हमेशा जुटे रहते थे और उनका कहना था कि जहाँ तक हो सके विचार गोष्ठियों में जाना चाहिए और वाद विवाद करना चाहिए। यह उसी तरह है जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए कसरत जरूरी है। दिमाग की ताकत को बढ़ाने के लिए शब्दों के दंगल में उतरना जरूरी है। इससे दिमागी ताकत बढ़ने के साथ साथ और अधिक ओजस्वी होती है। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो लोगों का बड़ा हाथ था। इनमें से एक व्यक्ति थे दांते अलिघियरी, जो किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं थे, पर उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई थी। दूसरे व्यक्ति थे कलाकार जोटो यानी कि गियोटो, और उनका समय काल है 1267 से 1337, जिन्होंने जीते जागते रूप चित्र बनाए, पोर्ट्रेट रूप चित्र बनाए। फ्लोरेंस 1470 में बनाया गया एक रेखा चित्र, 1470 का बना हुआ रेखा चित्र को देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग।
उनके बनाए रूप चित्र पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने लगा और कलात्मक कृतियों के सृजन का केंद्र बन गया। रेनेसां व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्रायः उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियाँ हों और अनेक हुनर में उसे महारत प्राप्त हो। पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए जो अनेक रुचियाँ रखते थे और कई कलाओं में कुशल थे। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति विद्वान, कूटनीतिज्ञ, शास्त्रज्ञ और कलाकार हो सकता था। गियोटो द्वारा रचित चित्र 80 इटली में। इतिहास की मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी समझते थे कि वह अंधकार की कई शताब्दियों बाद सभ्यता के सही रूपों को पुनः स्थापित कर रहे हैं। इसके पीछे यह मान्यता थी कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग शुरू हुआ। मानवतावादियों की भांति बाद के विद्वानों ने बिना कोई प्रश्न उठाए यह मान लिया कि यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद नए युग का जन्म हुआ। मध्यकाल जैसी संज्ञाओं का प्रयोग रोम साम्राज्य के पतन के बाद 1000 वर्ष की समयावधि के लिए किया गया। उनके यह तर्क थे कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा था कि यूनान और रोमवासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी के शुरू होने वाले काल के लिए किया। मानवतावादियों और वाद के विद्वानों द्वारा प्रयुक्त कालक्रम 5 से 9 शताब्दी। 5वीं से 9वीं शताब्दी में अंधकार युग हुआ। 9वीं से 11वीं शताब्दी में आरंभिक मध्य युग और 11वीं से 14वीं शताब्दी में उत्तर मध्य युग। एक बार फिर से ध्यान से सुन लेंगे सबको। 5वीं से 9वीं शताब्दी में अंधकार युग यूरोप के रोम में इटली में हो रहा था। 5वीं से 9वीं शताब्दी में अंधकार युग, 9वीं से 11वीं में आरंभिक मध्य युग और 11वीं से 14वीं शताब्दी में उत्तर मध्य युग। 15वीं शताब्दी में और आधुनिक युग 15वीं शताब्दी में। हाल में अनेक इतिहासकारों ने इस काल विभाजन पर सवाल उठाया है। इस काल के यूरोप के बारे में जैसे जैसे खोजें और शोध बढ़ते गए वैसे वैसे विद्वानों ने शताब्दियों की संस्कृति, समृद्धि तथा असमृद्धि को आधार मानकर तीक्ष्ण विभाजन करने में अपनी दुविधा जताई। किसी भी काल को अंधकार युग की संज्ञा देना उन्हें अनुचित लगा। आगे का हमारा टॉपिक है विज्ञान और दर्शन, अरबियों का योगदान। पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे। पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों के अनुवादों को पढ़ना शुरू किया। इसके लिए वे अपने विद्वानों के ऋणी नहीं बल्कि वे अरब के अनुवादकों के ऋणी थे, जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानीपूर्वक किया था। अरबी भाषा में प्लेटो, अफलातून और एरिस्टोटल अरस्तु नाम से जाने जाते थे। जबकि एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे, दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। टॉलेमी के अलमजेस्ट खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ, जो 140 ईस्वी की पूर्व यूनानी भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका अरबी में अनुवाद भी हुआ, में अरबी भाषा के विशेष उपपद
अल का उल्लेख है, जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। मुसलमान लेखकों, जिन्हें इतालवी दुनिया में ज्ञानी माना जाता था, में अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा दार्शनिक इब्न सीना, लातीनी में एबी सीना 980 से 1037 और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी सम्मिलित थे। स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुश्द, लातीनी में अविरोज 1126 से 98 ने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने की चेष्टा की। उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया। इन व्यक्तियों के नाम की यूरोपीय वर्तनी के बाद की पीढ़ियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे यूरोपीय थे। मानवतावादी अपनी बात लोगों तक तरह तरह से पहुंचाने लगे। यद्यपि विश्वविद्यालय में पाठ्यचर्या पर कानून, आयुर्विज्ञान और धर्मशास्त्र का दबदबा रहा, फिर भी मानवतावादी विषय धीरे धीरे स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। यह सिर्फ इटली में ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी पहुंच गया। इस काल के विद्यालय लड़कों के लिए ही थे। कलाकार और यथार्थवाद। उस काल के लोगों के विचारों को आकार देने का साधन मानवतावादियों के लिए केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं थी। कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों को फैलाने में प्रभावी भूमिका निभाई। कला प्रकृति में रची बसी होती है, जो उसके सार को पकड़ सकता है, वह इसे प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपनी कला को गणित द्वारा दिखा सकते हैं। जिंदगी की अपनी आकृति से आपकी कृति जितनी जुड़ी होगी, उतनी ही सुंदर आपका चित्र होगा। कोई भी आदमी केवल अपनी कल्पना मात्र से एक सुंदर आकृति नहीं बना सकता जब तक उसने अपने मन को जीवन की प्रतिछवि से न भर लिया हो। अल्बर्ट ड्यूअर द्वारा बनाया गया यह रेखा चित्र प्रार्थना हस्त 16वीं शताब्दी की इतालवी संस्कृति का आभास कराता है, जब यहाँ के लोग गहन रूप से धार्मिक थे, परंतु उन्हें मनुष्य की योग्यता पर भरोसा था कि वह निकट पूर्णता को प्राप्त कर सकता है और दुनिया तथा ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकता है। द पाइटा चित्र में माइकल एंजेलो ने मेरी को ईसा के शरीर को धारण करते हुए दिखाया है। पहले के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन ने नए कलाकारों को प्रेरणा मिली। रोमन संस्कृति के भौतिक अवशेषों की उतनी ही उत्सुकता के साथ खोज की गई जितनी कि अतीत के प्राचीन ग्रंथों की। रोम साम्राज्य के पतन के 1000 साल बाद भी प्राचीन रोम और उसके उजाड़ नगरों के खंडरों में कलात्मक वस्तुएं मिली। अनेक शताब्दियों पहले बनी आदमी और औरतों की संतुलित मूर्तियों के प्रति आदर ने उस परंपरा को कायम रखने के लिए इतालवी वास्तुविदों को प्रोत्साहित किया। 1416 में दोनताल्लो ने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा कायम की। कलाकारों द्वारा हूबहू मूल आकृति जैसी मूर्तियों को बनाने की चाह को वैज्ञानिकों के कार्यों से सहायता मिली। नरकंकालों का अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेज की प्रयोगशाला में गए। बेल्जियम मूल के ऑन्ड्रियस वेसेलियस पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्रधानाध्यापक थे। इस चित्र को फिर से देखें। द पाइटा चित्र में माइकल एंजेलो ने मैरी को ईसा के शरीर को धारण करते हुए दिखाया है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर फाड़ की थी। 1514 ईस्वी में पादुआ विश्वविद्यालय और ऑन्ड्रियस वेसेलियस ने। इसी समय से आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का प्रारंभ हुआ। यह स्वनिर्मित रूप चित्र लियोनार्डो दा विंची 1452 से 1519 का है, जिनकी आश्चर्यजनक अभिरुचि वनस्पति विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित, शास्त्र और कला तक विस्तृत थी। उन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सपर चित्रों की रचना की। उनका यह स्वप्न था कि वे आकाश में उड़ सकें। वे वर्षों तक आकाश में पक्षियों के उड़ने का परीक्षण करते रहे और उन्होंने एक उड़ान मशीन का प्रतिरूप बनाया। उन्होंने अपना नाम लियोनार्डो दा विंची परीक्षण का अनुनायी रखा।
16वीं शताब्दी ईस्वी के इटली के कलाकारों की कृतियों के विभिन्न वैज्ञानिक तत्वों का वर्णन कीजिए। 16वीं शताब्दी ईस्वी के इटली के कलाकारों की कृतियों के विभिन्न वैज्ञानिक तत्वों का वर्णन कीजिए। चित्रकारों के लिए नमूनों के तौर पर प्राचीन कृतियाँ नहीं थीं, लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। उन्हें अब यह मालूम हो गया कि रेखा गणित के ज्ञान से चित्रकार अपने परिदृश्य को ठीक तरह से समझ सकता है तथा प्रकाश के बदलते गुणों का अध्ययन करने से उनके चित्रों में त्रि-आयामी रूप दिया जा सकता है। लेप चित्र के लिए तेल के एक माध्यम के रूप में प्रयोग ने चित्रों को पूर्व की तुलना में अधिक रंगीन और चटक बनाया। उनके अनेक चित्रों में दिखाए गए वस्त्रों के डिजाइन और रंग संयोजन में चीनी और फारसी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है, जो उन्हें मंगोलों से मिली थी। इस तरह शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद कहा गया। यथार्थवाद की यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। 16वीं फिर से सुन लीजिए। इस तरह शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद कहा गया। यथार्थवाद की यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चली। 16वीं शताब्दी की इटली की वास्तुकला ने रोम साम्राज्य कालीन अनेक भवनों की विशिष्टताओं की नकल की। देखिए यहाँ पे वास्तुकला। 15वीं शताब्दी में रोम नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित हो उठा। 1417 से पोप राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गए, क्योंकि 1378 से दो प्रतिस्पर्धी पोप के निर्वाचन से जन्मी दुर्बलता का अंत हो गया था। उन्होंने रोम के इतिहास के अध्ययन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। पुरातत्वविदों पुरातत्व का नया हुनर था द्वारा रोम के अवशेषों का सावधानी से उत्खनन किया गया। इसने वास्तुकला की एक नई शैली को प्रोत्साहित किया, जो वास्तव में रोम साम्राज्यकालीन शैली का पुनरुद्धार थी, जिसे अब शास्त्रीय शैली कहा गया। पोप, धनी व्यापारियों और अभिजात वर्ग के लोगों ने उन वास्तुविदों को अपने भवनों को बनाने के लिए नियुक्त किया, जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे। चित्रकारों और शिल्पकारों ने भवनों को लेप चित्रों, मूर्तियों और उभरे चित्रों से भी सुसज्जित किया। इस काल में कुछ ऐसे भी लोग हुए जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार सभी कुछ थे। इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माइकल एंजेलो बुओनारोती है, जिन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत में लेप चित्र, दी पाइटा नामक प्रतिमा और सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का डिजाइन बनाया, और इनकी वजह से माइकल एंजेलो अमर हो गए। ये सारी कलाकृतियाँ रोम में ही हैं। वास्तुकार फिलिप्पो ब्रूनोलेसी, जिन्होंने फ्लोरेंस के भव्य गुंबदों का परिरूप प्रस्तुत किया था, ने अपना पेशा एक मूर्तिकार के रूप में शुरू किया। इस काल में एक और अनोखा बदलाव आया। अब कलाकार की पहचान उसके नाम से होने लगी, न कि पहले की तरह उसके संघ या श्रेणी के नाम से। प्रथम मुद्रित पुस्तकें। दूसरे देशों के लोग यदि महान कलाकारों द्वारा रचित लेप चित्रों, मूर्तियों या भवनों को देखना चाहते थे दूसरे देशों के लोग यदि महान कलाकारों द्वारा रचित लेप चित्रों, मूर्तियों या भवनों को देखना चाहते थे तो उन्हें इटली की यात्रा करनी पड़ती थी। किंतु यहाँ तक साहित्य की बात है तो कुछ भी इटली में लिखा गया विदेशों तक पहुँचा। यह सब 16वीं शताब्दी की क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी की दक्षता की वजह से हुआ। इसके लिए यूरोपीय लोग अन्य लोगों के मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों के तथा मंगोल शासकों के ऋणी रहे, क्योंकि यूरोप के व्यापारी और राजनयिक मंगोल शासकों के राज दरबार में अपनी यात्राओं के दौरान इस तकनीक से परिचित हुए। ऐसा ही अन्य 3 तकनीकी नवीनीकरणों आग्नेयशास्त्र, कंपास और फलक के विषय में भी हुआ। इससे पहले किसी ग्रंथ की कुछ ही हस्तलिखित प्रतियां होती थी। सन 1455 में जर्मन मूल के जोहान्सेन गुटेनबर्ग, जिन्होंने पहले छापे खाने का निर्माण किया, उनकी कार्यशाला में बाइबिल की 150 प्रतियां छपी। इससे पहले इतने ही समय में एक धर्म भिक्षु बाइबल की केवल एक प्रति लिख पाता था। द ड्यूमा, फ्लोरेंस के कैथेड्रल का गुंबद, इसका डिजाइन ब्रूनोलेसी ने बनाया।
लियोन बस्तिता अल्बर्टी ने कला सिद्धांत और वास्तुकला पर लिखा। उन्होंने लिखा है, मैं उसे वास्तुविद मानता हूँ जो नई नई तरीकों का आविष्कार कर इस तरह अपने निर्माण को पूरा करे कि उसमें भारी वजन को ठीक बैठाया गया हो और संपूर्ण कृति के संयोजन और द्रव्यमान में ऐसा तालमेल हो कि उसका सर्वाधिक सौंदर्य उभर कर आए, ताकि मानव मात्र के लिए इसका श्रेष्ठ उपयोग हो सके। 15वीं शताब्दी तक अनेक क्लासिक ग्रंथों, जिनमें अधिकतर लातिनी ग्रंथ थे, उनका मुद्रण इटली में हुआ था। चूँकि मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध होने लगी और उनका क्रय संभव होने लगा, छात्रों को केवल अध्यापकों के व्याख्यानों से बने नोट पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। अब विचार, मत और जानकारी पहले की अपेक्षा अधिक तेज़ी से प्रसारित हुए। नए विचारों को बढ़ावा देने वाली एक मुद्रित पुस्तक कई सौ पाठकों के पास बहुत जल्दी पहुँच सकती थी। अब पाठक एकांत में बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकता था, क्योंकि वह उन्हें बाजार से खरीद सकता था, जिससे लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हुआ। 15वीं शताब्दी के अंत से इटली की मानवतावादी संस्कृति का आल्प्स पर्वत के पार बहुत तेज़ी से फैलने का मुख्य कारण वहाँ पर छपी हुई पुस्तकों का वितरण था, जिससे स्पष्ट है कि पहले के बौद्धिक आंदोलन खास क्षेत्रों तक ही सीमित क्यों रहते थे। मनुष्य की एक नई संकल्पना। मानवतावादी संस्कृति की विशेषताओं में से एक था मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमज़ोर होना। मानवतावादी संस्कृति की विशेषताओं में से एक था मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमज़ोर होना। इटली के निवासी भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव से बहुत ज़्यादा आकृष्ट थे, परंतु ये जरूरी नहीं कि वे अधार्मिक थे। वेनिस के मानवतावादी फ्रांचेस्को बराबरो ने अपनी एक पुस्तिका में संपत्ति अधिग्रहण करने को एक विशेष गुण कहकर उसकी तरफदारी की। मानवतावादी संस्कृति की विशेषताओं में से एक था मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमज़ोर होना। इटली के निवासी भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव से बहुत ज़्यादा आकृष्ट थे, परंतु ये जरूरी नहीं कि वे अधार्मिक थे। वेनिस के मानवतावादी फ्रांचेस्को बर्बारो ने अपनी एक पुस्तिका में संपत्ति अधिग्रहण करने को एक विशेष गुण कहकर उसकी तरफदारी की। लोरेंजो वल्ला 1406 से 1457 में विश्वास करते थे कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णतया जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन प्लेजर में भोग विलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की निषेधाज्ञा की आलोचना की। इस समय लोगों में अच्छे व्यवहारों के प्रति दिलचस्पी थी। व्यक्ति को किस तरह विनम्रता से बोलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए और एक सभ्य व्यक्ति को किसमें दक्षता हासिल करनी चाहिए। मानवतावाद का मतलब यही था कि व्यक्ति विशेष सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़कर अन्य कई माध्यमों से अपने जीवन को रूप दे सकता था। यह आदर्श इस विश्वास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा था कि मनुष्य का स्वभाव बहुमुखी है, जो कि 3 भिन्न भिन्न वर्गों, जिसमें सामंती समाज विश्वास करता था, के विरुद्ध गया। निकोलो मैकियावेली अपने ग्रंथ द प्रिंस के 15वें अध्याय में मनुष्य के स्वभाव के बारे में लिखते हैं, काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दे और केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचे जो वास्तव में हैं। मैं यह कहता हूँ कि जब भी मनुष्यों के बारे में चर्चा होती है, विशेषकर राजकुमारों के बारे में जो जनता की नज़र में रहते हैं, तो इनमें अनेक गुण देखे जाते हैं जिनके कारण वे प्रशंसा या निंदा के योग्य बने हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। निकोलो मैकियावेली अपने ग्रंथ द प्रिंस के 15वें अध्याय में मनुष्य के स्वभाव के बारे में क्या लिखते हैं, काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दे और केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचे जो वास्तव में है। मैं यह कहता हूँ कि जब भी मनुष्यों के बारे में चर्चा होती है, विशेषकर राजकुमारों के बारे में जो जनता की नज़र में रहते हैं, तो इनमें अनेक गुण दिखाई देते हैं जिनमें कारण वे प्रशंसा या निंदा के योग्य बने हैं। उदाहरण के लिए कुछ को दानी माना जाता है और अन्य को कंजूस, कुछ लोगों को हितैषी माना जाता है तो अन्य को लोभी कहा जाता है, कुछ निर्दयी और कुछ दयालु, एक व्यक्ति अविश्वसनीय और दूसरा विश्वसनीय, एक व्यक्ति पौरुषहीन और कायर, दूसरा खूंखार और साहसी, एक व्यक्ति शिष्ट दूसरा घमंडी, एक व्यक्ति कामुक दूसरा पवित्र, एक निष्कपट दूसरा चालाक, एक अरियल दूसरा लचीला, एक गंभीर दूसरा छिछोरा, एक धार्मिक दूसरा संदेही इत्यादि।
मैकियावेली यह मानते थे कि मनुष्य बुरे हैं और वह अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं। मैकियावेली ने देखा है कि इसके पीछे प्रमुख कारण है कि मनुष्य अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखता है। इसीलिए तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, और आगे के इसी का मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द प्रोवाइड करूँगी, फिर हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये ऑडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।